Good morning, all of you. Yesterday I was discussing the causes of Renaissance. Today I will discuss आज आपको हम पुनर्जागरण के कारण टुडे आई विल डिस्कस बिफोर यू the causes of Renaissance and the progress of literature, art, culture, etc. तो आज आप लोगों के समक्ष हम पुनर्जागरण के कुछ कारण रह गए थे उनके बारे में तथा साहित्य पुनर्जागरण के माध्यम से साहित्य की क्या प्रगति हुई, कला जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, ललित कला आदि का विकास कैसे हुआ, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पुनर्जागरण काल में पुनर्जागरण जिस पर कि पहले मध्ययुगीन यूरोप जो कि रूढ़वादियों एवं पुरानी परंपराओं में जकड़ा हुआ था, उन परंपराओं से ऊपर उठकर धर्मनिरपेक्षता की भावना का समावेश हुआ, अंधविश्वासों को दूर किया गया, विभिन्न विद्वानों को अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली, जिससे स्वतंत्र विचारों का उदय हुआ, मानवीय चिंतन की तरफ कदम अग्रसर हुआ, अर्थात स्वतंत्र चिंतन की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। क्योंकि रोजर बेकन के साहित्य सृजन के पश्चात अनेक साहित्यकार जो आए, जिन्होंने साहित्य सृजन किया, जिसमें चर्च विरोधी बातों को लिखने की स्वतंत्रता नहीं थी, समाज में व्याप्त कुरीतियों, समाज में बुराइयां, चर्च के विरोध करने का साहस किसी को नहीं था। इन सब विचारों, इन सब बुराइयों को जब साहित्य के माध्यम से साहित्य का सृजन हुआ, रोजर बेकन जैसे साहित्यकार उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने साहित्य में धर्म के विरुद्ध पाखंड एवं पायंबर के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद किया, क्योंकि लोगों को भय था कि धर्म की आलोचना करेंगे तो निंदा के पात्र होंगे, मृत्युदंड दिया जाएगा। इस सब से ऊपर उठकर जब रोजर बेकन ने अपने साहित्य में धार्मिक अंधविश्वास के विषय में लिखा और वर्तमान समाज का सुधार कैसे हो सकता है, अपना सुझाव दिया, तो पश्चातवर्ती साहित्यकारों को भी इसमें प्रेरणा मिली। उन्होंने भी इस दिशा में कदम उठाया, जिसने कि पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया, जिससे कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, जो मध्ययुगीन यूनान रोमन साहित्यकार जो भाग करके इटली में शरण लिए, वह अपने को यूनानी एवं रोमन जो लोग गए, वो यूनानी रोमन का अपने को वंशज समझते थे। इटली भाग कर गए यूनान रोमन के लोग, क्योंकि यहाँ मुस्लिमों का अत्याचार था,
तो उस अत्याचार से पीड़ित होकर उन्होंने ऐसे स्थान की तलाश किया जहाँ की सभ्य एवं सुसंस्कृत स्थान हो। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इटली को पलायन किया। इटली में सभ्यता अत्यंत विकसित अवस्था में थी। यहाँ के विद्वान अपने साहित्य एवं विचारधारा को उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पलायन किया, तो वहाँ के लोगों ने बहुत ही स्वागत किया विद्वानों का। और इसलिए जो इटली के लोग थे वो अपने को प्राचीन यूनान था रोमन का वंशज समझते थे और इस दिशा में पुनः जागरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। और कुस्तुंतनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हुआ, तुर्कों के अधिकार के पश्चात वहाँ पर प्राचीन सभ्यता संस्कृति जो थी उसको परित्याग कर मध्ययुगीन युग मध्य युग में जो मुस्लिमों को अत्याचार से भयाक्रांत होकर इटली के लोग वहाँ से कुस्तुंतनिया से लोग भाग करके इटली गए। वहाँ उन्होंने नई नई चीज़ों का सृजन किया और वहाँ पर उनको अच्छा माहौल मिला जिससे कि सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। और जो इटली में इटालियन भाषा थी वह लैटिन भाषा से अधिक श्रेष्ठ थी, इसलिए इटालियन भाषा में साहित्य का सृजन हुआ। इस भाषा ने लोगों में धर्मनिरपेक्षता की भावना का सृजन किया, जिससे कि पुनर्जागरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बल दिया, जिसने कि पुनर्जागरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से प्रारंभ किया। इस तरह से पुनर्जागरण के पश्चात इटली में साहित्य का विकास हुआ। सर्वप्रथम साहित्य के विकास में पुनर्जागरण का क्या योगदान था इसके बारे में बताएंगे। तो इसका कारण और प्रभाव परिणाम क्या हुआ कि साहित्य का विकास हुआ। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, साहित्य की प्रगति। इन साहित्यकारों ने मानववाद की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया, मानवतावाद को बढ़ावा दिया। पेट्रार्क को मानववाद का जनक कहा जाता है, जिन्होंने अपने साहित्य सृजन के माध्यम से जनभावना को महत्व दिया, मानव कल्याण की दिशा में अपना कदम बढ़ाया। इसी समय एक प्रमुख साहित्यकार दांते का जन्म हुआ। दांते एक साहित्यकार था, most famous, who has written the book Divine Comedy, जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी की रचना की। डिवाइन कॉमेडी में दांते ने साहित्य सृजन के माध्यम से जो मध्ययुगीन यूरोप में जो अंधविश्वास व्याप्त था, जो रूढ़ियाँ थीं, जो पुरातन परंपराएं थी, मान्यताएं थी, जिसमें घोर अंधविश्वास था, मानवतावाद को महत्व नहीं दिया जाता था,
धार्मिक भावनाएं प्रबल थी, इन सबों का खंडन किया गया और धर्मनिरपेक्षता एवं मानववाद पर बल दिया गया। तो डिवाइन कॉमेडी नामक साहित्य की रचना हुई 13वीं शताब्दी में 13वीं सेंचुरी में। डिवाइन कॉमेडी दांते नामक ट्रेडियन था, साहित्यकार भी था, इन्होंने डिवाइन कॉमेडी की रचना की। दांते का प्रसिद्ध साहित्य मानव समाज के उत्थान में उन्होंने अपना प्रमुख योगदान प्रस्तुत किया। इस प्रकार से अन्य साहित्यकार भी हुए जिन्होंने अपने साहित्य सृजन के माध्यम से साहित्य का विकास किया। यही नहीं, इटली के साहित्य का, इटली में पुनर्जागरण का प्रभाव अन्य प्रमुख देशों, यूरोपीय देशों पर भी पड़ा, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन आदि देश भी इस सभ्यता संस्कृति से, जहाँ की अंधविश्वास का बोलबाला था, कुरीतियाँ थी, चर्च विरोध की भावना, चर्च की भावना प्रबल थी। धर्म मध्ययुगीन यूरोप जो अंधविश्वासों में व्याप्त था, अंधविश्वास भरा हुआ था कि धर्म के विरुद्ध किसी को आलोचना करने की आज़ादी नहीं थी। इन सभी देशों में सुधार की भावना का प्रचार प्रसार हुआ। जैसे इटली में अनेक महत्वपूर्ण साहित्यकारों का उद्भव हुआ, अपने साहित्य सृजन के माध्यम से इन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता की भावना का प्रचार प्रसार किया था। मानववाद को अत्यधिक महत्व मिला। इसी समय अनेक भौगोलिक अन्वेषण हुए, विज्ञान की प्रगति हुई, साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, जिसने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को जन्म दिया। साहित्य की प्रगति के बाद कला का विकास हुआ। इटली में जिन कलाकारों का जमावड़ा था, वहाँ पर कला का विकास हुआ। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, कला का विकास। अनेक महत्वपूर्ण कलाकार उत्पन्न हुए, क्योंकि लोगों में अंधविश्वास और चर्च विरोधी भावना का जो साहस नहीं करते थे, उनमें पुनर्जागरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ और साहित्य के सृजन से प्रेरणा लेकर के लोगों ने स्थापत्य कला का भी विकास किया। इसमें विभिन्न तरह की कला थी। चित्रकला पहली कला थी चित्रकला, इसको पेंटिंग कहा जाता है। पेंटिंग, मूर्तिकला, तीसरा है स्थापत्य कला। और ललित कलाओं का विकास हुआ।
3 कलाओं का विकास हुआ। भाव चित्रात्मक लिपियां लिखी गई, मानव में क्या भाव होना चाहिए, विभिन्न तरह की पेंटिंग का विकास किया गया और इसमें रंगाई पुताई का भी काम शुरू हुआ। केवल आरेख ही नहीं बना, चित्रकला जो बनती थी उसमें पेंटिंग सादी पेंटिंग भी होती थी तथा तैलीय चित्रों पर भी पेंटिंग किया जाना प्रारंभ किया गया। इसमें प्रमुख चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची एक प्रमुख चित्रकार। जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से तमाम तरह के भावात्मक चित्र बनाए। इन कलाओं ने भी पुनर्जागरण की प्रक्रिया को महत्व दिया, क्योंकि चित्रकला के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष कुरीतियों, अंधविश्वासों को दूर करने का भावात्मक चित्र बनाया गया और इन कलाओं ने भी पुनर्जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। इसमें लियोनार्डो दा विंची जो चित्रकार था, इसका एक प्रमुख योगदान है। चित्र केवल स्तंभ पर नहीं बनते थे, दीवारों पर ही चित्रकारी होती थी, बल्कि यह लकड़ी के तख्ते पर, लकड़ी के शिला तख्त पर तथा यहाँ तक कि कपड़ों पर भी चित्रकला बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ और उसमें आरेख चित्र के अलावा रंगाई का भी काम प्रारंभ किया गया। सादे चित्रों के अलावा, सादे रंगों के अलावा तैलीय चित्रों का भी विकास किया गया, तैलीय रंगों का भी विकास किया गया, जिससे अपने भावात्मक रचनात्मक तरीके की चित्रों का विकास हुआ, जिन्होंने पुनर्जागरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। मूर्तिकला पुनर्जागरण काल में जो प्राचीन काल की मूर्तियां थी, उनसे प्रेरणा लेकर के नए नए चित्रकार उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने प्रतिभा एवं पांडित्य का प्रदर्शन किया तथा मूर्ति कला का महत्वपूर्ण विकास प्रस्तुत किया। अनेक प्रकार की मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां बनी, अनेक प्रकार के जो स्थापत्य थे उनकी मूर्तियां बनाई गई और उस मूर्ति कला ने एक ऐसे मानववादी दृष्टिकोण का अभ्युदय किया जिसने पुनर्जागरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। तत्पश्चात स्थापत्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला, जिसको हम विभिन्न प्रकार के भवन, इमारतें, राजप्रासाद आदि बनाए गए, जिसने कि पुनर्जागरण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया, जो कि पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ, उसने इन कलाओं ने भी साहित्य तथा कला ने भी महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। इस प्रकार से पुनर्जागरण की एक प्रमुख प्रभाव कहे जा सकते हैं।
next lecture I will deliver tomorrow.